प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं तो आप भी लटक जाएंगे। कहाँ लटकेंगे? फांसी नहीं, रिजल्ट। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो कि इस बार जिसका एग्जाम होने वाला है। ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी एमएसपी के आप वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप ये मॉडल पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मॉडल पेपर आखिर बोर्ड क्यों जारी करता है भाई। वो ये बताता है कि देखो और देख, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी देख और पढ़ रहा है वो भी देख, कि मैं इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के बीच ला रहा हूं बोर्ड एग्जाम में। यही चीज को दिखाने के लिए भेज देते हैं पहले कि इस तरह से तैयारी कर लो। एक नंबर का क्वेश्चन इतना पूछूंगा, 2 नंबर का इतना, 5 नंबर का इतना, 6 नंबर का इतना। ठीक है, चलो ये चीज आप समझ गए। देखो, मॉडल पेपर मीन्स प्रारूप। प्रारूप किसको कहते हैं? एक का सेम वैसे ही, मेरे जैसा सेम वैसे ही कोई रहेगा तो हम कहेंगे ये मेरा प्रारूप। ओके, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या है, शस्त्र 2024-25, विषय साइंस और क्लास 10th। टोटल नंबर कितना रहेगा मेरे भाई? टोटल रहेगा 70 नंबर का। ठीक है, ये आपका समय कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए दिया जाएगा। 15 मिनट कौन सी काम के लिए रहता है। और हाँ, आपको एक जरूरी बात हम ये बता देना चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम देने कब जाएं, वहां पे क्या क्या सावधानी बरतें, क्या चीज है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, कैसे कॉपी लिखना चाहिए, इस चीज का मैं एक वीडियो बना दिया हूं। आप आई बटन पे मैं लिंक दे दिया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हमने डाल दिया है। ठीक है, चलो हम टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कई ऐसे चीज लिखी हुई है कि हम प्रश्न ऐसे या और बा खंड में देंगे, उसमें से उपखंड रहेगा 1 2 3, ये सब आप देख लेना। क्यों ही टाइम इसमें व्यर्थ करें, ये चीज आप लोग देख लेना। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक, ओके, चलो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न को हम सॉल्व करवाएंगे। ओके, चलो ये देखो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या? बहुविकल्पीय मीन्स 1 नंबर का, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको विकल्प 1 से ज्यादा रहेंगे, मतलब 3 4। ठीक है, वैसे 104 होता है। ठीक, चलो इसको कहते हैं बहुविकल्पीय। बाकी जो आपका ये वर्णनात्मक प्रश्न है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, जिसमें हम सारे क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के और बाकी जो भी है वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या है मेरे भाई? खाली स्थान दे दिया है, भर दो। क्या भरेंगे? देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गोलीय दर्पण, बी में त्रिज्या, सी में गोलीय लेंस और डी में है समतल दर्पण। अब मैं आपको एक चीज बता दूं बड़े भाई, देखो भाई का नाम ले ही लिया तो बहन भी देख रहे होंगे कोई वीडियो, कोई बात नहीं। ठीक है बड़ी बहन, देखो चलो क्या यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या है? जिसके द्वारा, देखो जैसे हमारे सामने कोई वस्तु है और अगर मैं अपनी आंखों के सामने से लगाया, अगर इस पार से उस पार अगर दिख रही है तो है ये क्या है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, और अगर नहीं दिख रही तो अपारदर्शी है। ओके, तो चलो हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? दर्पण के बारे में पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था लेंस के बारे में। यहाँ भी दर्पण और लेंस का ही जिक्र किया जा रहा है। तो दर्पण क्या है? अपारदर्शी है, लेकिन लेंस क्या है? लेंस है अपना पारदर्शी। ठीक, तो देखो यहाँ पारदर्शी माध्यम का बात किया जा रहा है, मतलब दर्पण वाला ऑप्शन भाई गलत। ठीक है, त्रिज्या होगा ही नहीं। समतल दर्पण, दर्पण भी गलत। देखो हमारा ऑप्शन कौन सा रह गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी गोलीय लेंस। ओके, तो इसका पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पी है, आप लोग एग्जाम में एक भी गलती नहीं करेंगे, और अगर गलती किए तो देखो बड़े भाई नंबर मेरा नहीं कटेगा, आपका कटेगा, लटकोगे आप। मुझे एक चीज सलाह देने की मैं काम करता हूँ, आप लोग ऐसे करें, ऐसे पढ़े, ये चीजें करें। अब आप अगर नहीं सुनेंगे तो लोग और क्या ही कह सकते, कोई नहीं। फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं, अच्छे से नंबर लाएंगे। चलो हम देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेष के मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ओके, तो देखो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो है अपना अवतल दर्पण। अब मैं आपको बता दूं, जो गाड़ी के दोनों साइड में शीशे लगे होते हैं, चलो बाइक का ही उदाहरण लेता हूँ। अगर बाइक में दोनों साइड आप देखते हो यहाँ पे
जो स्टील रहता है उसके जो बगल में लगी रहती है, वो जो शीशा जिसपे हम देखते हैं पीछे गाड़ी, वो कौन सी दर्पण लगी रहती है? उत्तर मारो जरा, कमेंट में मारो धड़ाधड़। चलो ठीक है, ये मैंने बता दिया उत्तल दर्पण। आप अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लो उत्तल दर्पण है, सीख ही लो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, कोई बच्चे नहीं जानते होंगे। ठीक है, ऐसा भी आ जाता है कि मोटर गाड़ी के जो लगी जो दर्पण होता है या लगी शीशा, कौन सी शीशा लगी होती है। ठीक, चलो ऑप्शन रहेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण समतल, तो आप मार देना खटाक से उत्तल दर्पण। ठीक, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ो। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच बीम, बीम मीन्स वस्तु, ठीक है, रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे जानेंगे? अगर मैं आपको सिंपल सा बता दूं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा रटंती विधि, लेकिन हमें रटना नहीं है। तो चलो देखो देखो समझो, कोई नहीं, ये अपना क्या है? उत्तल लेंस। ठीक, क्या है ये? उत्तल लेंस। ये हमने सेंट्रेस का वो दे दिया। ठीक, यहाँ देखो अपना क्या है? फोकस दूरी है, मतलब एफ है, और यहाँ पे भी यहाँ क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा सी। देखो सी को हम 2f भी बोलते हैं, यहाँ पे यही 2f बोला जा रहा है क्योंकि ये केंद्र से f की जितनी दूरी होती है, f से भी c की दूरी समान होती है, तो इसलिए f और यहाँ से भी f कह सकते हैं, 2f भी कह सकते हैं। बोर्ड एग्जाम यार फंसाने वाला काम करता है, ताकि देखें बच्चे किस तरह से कितने ढंग से समझे हैं, ये चीज को आप जरा समझो। तो यही कहा जा रहा है 2f और अनंत के बीच, लो इसको और बढ़ा दिए, हमारा 2fc हो गया यहाँ पे। अब ये थोड़ी सीधा टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो टेंशन ना लिया करो, हो जाती है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, ये हमारा अनंत है। अब देखो 2f और अनंत के बीच में यहाँ वस्तु रखी जा रही है, यहाँ हमने रख दिया भाई एक बीम या वस्तु। ठीक है, इसका नाम हमने ये भी दे दिया जा। अब ये कह रहा है अगर हम यहाँ रखते हैं इसका प्रतिबिंब आखिर कहाँ बनेगा? तो लो हमने कंडीशन क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, आप भी पढ़े होंगे, हमसे नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कोचिंग में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि एक जो किरण होती है एक डायल समानांतर कैसे होके और यहाँ से वो कैसे गुजर, अरे सॉरी यहाँ भी हमने कर लेते हैं, इसका भी अंकित करते हैं। देखो यहाँ F2 दे देते हैं, F1 दे देते हैं, यहाँ C1 दे देते हैं, यहाँ देखो 2F2 दे देते हैं, 2F2 या C2 कुछ भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से होके फोकस दूरी से होके गुजरेगी और एक अपना क्या है मुख्य यहाँ के अंत से होकर गुजरेगी, और जहां पे ये कटेगा वहां पे इसकी क्या होगी? प्रतिबिंब बनेगी। अब देखो प्रतिबिंब बनेगी, मतलब ये हमने क्या था, ये सी से दूर पे था, वस्तु हमने क्या रखा? 2f के दूर पे रखा, लेकिन बना कहाँ? 2f के अंदर। तो इससे क्या होगा? जो हमने मतलब इतनी बड़ी अगर वस्तु रखी तो उससे छोटा वस्तु बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो ठीक है बड़े भाई, उसकी प्रतिबिंब छोटा बनेगी, ठीक है, लेकिन वह क्या बनेगा भाई? उल्टा बनेगा। ठीक, तो देखो ये तीनों में क्या है? बड़ा बड़ा है, यहाँ है छोटा, तो उतना थोड़ी देखेंगे, पहले काट पीट करो, ऑप्शन को पहले काटना सीखो, फिर जो बचता है टिक मारो, इसी में आपका भलाई है। और एक अच्छे स्टूडेंट का नाता यही है, उनका नियम। ठीक, चलो तीसरा का क्या होगा? ये होगा सही आंसर, वास्तविक उल्टा और छोटा। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चौथा है, ये रहा चौथा, देखो पढ़ो। चौथा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर खड़ी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाना कैसे संभव है? ऐसा हो पाना, देखो पहला ए में दिया हुआ है, बी में दिया, सी में, डी में, आप चारों ऑप्शन पढ़ो। ठीक है, अब मैं आपको बता देना हो कि मानव नेत्र जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को समायोजित करना, ये किसका काम होता है? ये होता है सामंजन क्षमता का। क्या होता है? सामंजन क्षमता। अब देखो मेरे भाई, जो हमारा आंख है, जो लेंस है, उसकी जो पश्चिमाभी मांसपेशियां होती है, उनका बड़ा छोटा इधर उधर होना, ये सब किसका काम है? जैसे हमारे सामने बड़े भाई, समझो यार, इतनी लॉजिक है, समझो। हमने दो वस्तु लिया, एक यहाँ रखा एक यहाँ रखा, ठीक है, मैंने फोकस दिया इस पे, फिर थोड़ी देर बाद इससे, हमारे आंख के जो नेत्र के पीछे मांसपेशी सारे हैं, कम ज्यादा हो रहा है, तभी तो आगे पीछे हम देख पा रहे हैं। तो इन सब का किसका काम है? समंजन क्षमता का। अगर ऐसी क्वेश्चन आए तो समंजन मार के आ जाना, देखते हैं बोर्ड कैसे नंबर काटता है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है। डरना नहीं है यार, एग्जाम कुछ नहीं है बड़े भाई, कुछ नहीं। क्यों? एग्जाम हम किस लिए देते हैं? आप समझो, में एग्जाम इसलिए लिया जाता है ताकि आपका ये चेक किया जाता है कि आप जो पढ़े कितनी अच्छे तरीके से याद रख पाए, कितनी अच्छी तरीके से समझिए। ऐसा थोड़ी चंद का एग्जाम लिए चलो ले भाई 50,000 इसको, 30,000 इसको, है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी।
लेकिन यही चीज आपकी एबिलिटी क्या है ये चीज चेक करने के लिए बोर्ड एग्जाम लेते हैं। चलो हमने सिलेबस दिया, बच्चे पढ़े, टीचर ने पढ़ाया कि पढ़ा क्या, और पढ़ा तो समझा क्या और समझा तो याद क्या रखा। तो ज्यादा हम नहीं बात करेंगे, फिर आप लोग कमेंट मारोगे सर जी आप बकेटी करते हो। इसलिए चलो 5वां नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। देखो आपको दो दिया गया, दो बॉक्स है, एक में ए लिखा है एक में बी लिखा है। क्या है, एसआई मात्रक दी हुई, सही विकल्प चुनना है बड़े भाई। अब सुनो बड़े भाई, ये की ये है बी। अब इसका जो बेटा है वो इसका बेटा ये है, इसका बेटा छोटा मान लो, इसका ये मान लो। इसके सामने नहीं रखा गया, मतलब यहाँ मैं खड़ा हूं तो मेरे सामने मेरी मम्मी खड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपका संतु का मम्मी है तो संतु यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया, उल्टा दे दिया। मेरे सामने संतु की मम्मी को खड़ा कर दिया और संतु की मम्मी को मेरे सामने खड़ा कर दिया और उसके मेरे सामने। तो वही कह रहा है कि दोनों को सही करके सीधा सीधा खड़ा करो। मतलब कि विद्युत विभवांतर का सही मात्रा कौन है इसको मिलाओ, विद्युत धारा का कौन है मिलाओ, विद्युत शक्ति का कौन है उसको मिलाओ, अपना आदमी अपने आदमी के पास भेजो। यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है, समझना सीखो। मैंने हर बार मैं कहता हूँ और क्या कहता हूँ, एक क्वेश्चन को नहीं समझ आए कोई बात नहीं, ये ना सोचो मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, दोबारा पढ़ो, नहीं आता 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के जरूर समझ आएगा। कुछ तो समझ आएगा, कुछ समझ आने सोच सके वही समझ आएगा जो हमने पढ़ा था कोचिंग में। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या दिया। विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा। देखो चारों में से आपको लग रहा होगा भाई क्या क्या आ गया मुझे, नहीं ऐसा नहीं सोचना। देखो कि चारों में से किसका आता है। ठीक है, हमें सर जी को आ रहा है विद्युत धारा कैसा है मात्रा, लो सर जी ने मिला दिया, विद्युत धारा का एम्पियर होगा। सोचते सोचते फिर पता चला रे प्रतिरोध का तो यौम होता है, तो ले भाई प्रतिरोध का हमने यौम डाल दिया है। विद्युत शक्ति का अब क्या होगा, क्या वाट। ठीक है, दोनों में से देखो विद्युत विभवांतर का वोल्ट, हमने सारों मिलान कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये में क्या पहला का चौथा, देखो पहला का चौथा, हाँ ठीक है, लेकिन फिर दूसरा का दूसरा, दूसरा का दूसरा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलो ऑप्शन बी में देख लेते हैं कि इसका जो दिया हुआ है कंडीशन ये क्या सही है कि नहीं, जिसमें सही होगा मार देंगे टिक धड़ाम से। बी में पहला का पहला, लो भाई पहला का पहला है ही नहीं, पहला चौथा, ये भी दूसरा गलत हो जाएगा। पहले आपको सही नहीं करना है, पहले गलत करना है। अगर आपको स्पष्ट अगर पता चल रही है, आपके मन में स्पष्टता है तो फिर सही पहले मारो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिलहाल इसका देखो, फिर पहला का पहला ये भी नहीं होगा, पहला का चौथा ठीक है, दूसरा का पहला ठीक है, फिर तीसरा का दूसरा। देखो ऑप्शन नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कहाँ गया ये कर्सर, भी कहाँ चला जाता है, ये भी बड़ा बदमाश है, सोचता है क्या ये हमें खटाए जा रहा है। देखो ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ले भाई फिर से बोर्ड फंसा दिया। अरे भाई जो अपना बोर्ड है कैसे फंसा देता है बच्चे को, ये देखता है समझा तो समझा कैसे। हमेशा कहता हूँ जब भी पढ़ो सच्चाई से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, माँ बाप को ठगने का काम नहीं करो, नहीं तो किसको ठग लोगे भाई, किसको क्या करोगे। पढ़ना ही है तो पढ़ो सही से। चलो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा, इसकी सॉल्यूशन लंबी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1:4। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, कभी कभार आता है, लेकिन ऐसा है तो याद कर लेना 1:4। ठीक है, चलो चले आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, ज्यादा दूर नहीं, 20 क्वेश्चन ही है। आप लोग बने रहो वीडियो पर धड़ाधड़, और पसंद आए तो लाइक करो, नहीं तो कोई बात नहीं बड़े भाई, बस आप सीखो, आपके नंबर अच्छे आ जाए, हमारे लिए उतना ही काफी है। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ले, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी में है सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलो 7वां है, नहीं सॉरी 8वां, मैं सॉरी आप कितनी बार बोलूं, इकट्ठे बोल दो सर जी, 10-20 बार बोल दो, बोलिए तुम। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का संरचनात्मक 8वां नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है।
देखो बेंजीन का सूत्र क्या होता है बड़े भाई, C6H6। अब मैं आपको सीधा सीधा एक बात बताऊं, जो बहन होगी बड़ा नाराज हो रही होगी, सोच रही है बार बार तो भाई का ही नाम रहे हैं, अरे सर जी कुछ बहनों पे भी ध्यान दे लो। तो ठीक है बड़ी बहन, इसकी सूत्र क्या होती है, C6H6। ठीक है, अब चलो इसमें दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, बस देखना इसका कौन सही उत्तर हो सकता है। देखो देखो आप लोग, अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता है तो लो, अगर सर जी टिक मारे तो सर जी कौन सी मार देगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन बना रहा है, एक यहाँ हाइड्रोजन, देखो इसमें 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन भी है, इन सब में जाता जाता है। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं सर जी इसमें भी तो 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे अब देखो, इस पे अब गौर करो। ठीक, चलिए सही समझ आ रहा है। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाता है भाई, क्योंकि उसके बायतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक अपनी प्राप्त करके पूर्ण कक्ष अपनी बनाना चाहता है कि हम भी अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएं। लेकिन कार्बन क्या चाहता है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्यों, ताकि मैं भी अपने ही, मुझे भी स्वतंत्रता मिले, मैं भी स्वतंत्र रहूं, मेरी भी घर में फुल आदमी रहे, हम भी अच्छे से जिए। समझ रहे हो, मैं मानता हूं आप लोग चालाक है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट के, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है 9वां क्या है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। देखो समजातीय श्रेणी आखिर है क्या, समजातीय मीन समान जाति बड़े भाई। अगर मैं दास कैपिटल का हूं तो मुझे भी दोस्ती दास कैपिटल से करनी पड़ेगी। क्यों, ताकि हम एक ही थाली में खाए। कोई जरूरी नहीं है एक ही थाली में, ठीक है, तो वैसा कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन समजातीय मतलब समान जाति। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पे देखो 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 ऑप्शन देखो, आप सब मेरी ही शक्ल देखते रहते हो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में क्या है, CH4 हमारा क्या है, मीथेन, तथा C2H6 क्या है, इथेन। क्या है, मीथेन है या इथेन है, तो ये भी तो किसका, एल्केन ग्रुप का ही तो है। अगर एल्केन ग्रुप का है मतलब समजातीय श्रेणी है, एक ही जाति का है, इसमें अंतर क्या आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है भाई। हंसो अब हंसो। चलो ऑप्शन नंबर बी में है CH3OH, ठीक है, तथा CH3COOH। देखो CH3OH हमारा क्या है, ये मेथिल, क्या है, मेथिल, तथा ये है CH3COOH हमारा क्या है, ये है एसिटिक अम्ल। ओके चलो, लेकिन ये देखो ये OH ग्रुप का है, लेकिन ये COOH ग्रुप का है, इसमें दोनों का जाति समान नहीं है। ओके चलो, तीसरा में देखो तो ये भी नहीं होगा, ये है समझाती श्रेणी है, ठीक है मानता हूं, C2H6 तथा CH3OH। देखो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। C2H6 क्या है, ये है इथेन, क्या है, इथेन है। ठीक, अब देखो यहाँ पे OH ग्रुप यानी कि एल्कोहल ग्रुप का है, लेकिन ये क्या है, ये एल्केन ग्रुप का है। अब भाई दोनों में जाति समान कैसे होगा, नहीं होगा। आप देखे नहीं गाँव में बिया कैसे होता है, अगर मैं साहू कैपिटल का हूँ तो मेरी भी बीबी साहू कैपिटल के ही होनी चाहिए। अरे अब भाग के शादी कर लोगे वो तो अलग की बात है। गाँव में देखेगा, शहरी में हूँ नहीं, मैं शहरी नहीं हूँ तो शहरी क्यों बात करूंगा भाई, मैं भी वही मिट्टी की मैं हूँ, मिट्टी में रहने वाला इंसान हूँ, है। तो ऐसा आपने देखा जादव जो लड़की है उनके पति जादव के ही जाति की होनी चाहिए, यहाँ पे वही कह रहा समजातीय श्रेणी ही बताओ। चलो कोई नहीं, चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं, CH3OH तथा C2H5। ठीक, अब एक चीज आप देखो, OH ग्रुप का ये भी है, OH ग्रुप का ये भी है, लेकिन बड़े भाई एक मिनट इसको मैं थोड़ी सी इरेज करता हूँ, इरेज करके मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यार, एक चीज। भाई बहन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बने रहो वीडियो के। चलो भाई यहाँ आप जरा गौर से देखो, ऐसे करके देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखो कैसे लिखा हुआ है, CH3, ठीक है, O और H, ठीक, चलो OH, और आगे है C2H5OH, ठीक, ये भी है, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है। चलो
ये देखो बड़े भाई, आपको नहीं लगता कि कभी कभी अगर इंसानों से गलती होती तो बोर्ड वाले भी गलती कर देते हैं? मैं बोर्ड वालों से कहना चाहता हूँ कि अरे सर जी, मैं देखो किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बोर्ड से मेरी थोड़ी सी अनुरोध है कि थोड़ी जब आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो देख के बनाया करिए, ऑप्शन ऑप्शन ठीक से दीजिए। अब मैं कहता हूँ सर जी, अगर आप लोग फंसाने के लिए, अगर बच्चे जरा देखो देखो, कमियां निकालना आप लोग भी सीखो, ठीक है? देखो यहाँ क्या है, किधर गया, हाँ देखो इसमें क्या दिया, उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है, ठीक है भाई? पहला और दूसरा, पहला चौथा, दूसरा चौथा, और दूसरा और तीसरा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं गलत करूं तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही होगा, ऑप्शन है नहीं, मैं ये बी सी डी किस पे टिक करूं? ये चीज आप समझो। यहाँ पे मैं कहता हूं कि मिस टाइप किए हैं बोर्ड वालों ने। मैं नहीं कहता हूं अपनी गलती एक्सेप्ट करो, मैं जानता हूं इंसानों से गलती होती है। देखो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें देखो ये वो को इसने स्मॉल वो लिख दिया, यहाँ कैपिटल लिखी लेकिन यहाँ पे वो स्मॉल लिखी है। तो ऐसे जब हो तो आप क्वेश्चन को ही गलत कर दो। अगर फिजिकल को चेक करा लिख दो क्वेश्चन गलत है, और इसमें ठीक है मानता हूं कि मिस्टेक हुआ है, तो आप देखो ये भी सेम ग्रुप का है, ये भी सेम ग्रुप का है, ठीक है, दोनों सेम है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये वाली भाई गलत है, यहाँ बड़ा वो होगा, यहाँ क्या होगा, इस जगह पे अपना बड़ा वो होगा, समझ रहे हो? तो बोर्ड वाले थोड़ी सी आप लोग भी सुधार करिए, बच्चे को कंफ्यूज नहीं करिए। हम टीचर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमने नहीं कहा हम टीचर नहीं हो सकते, सबसे गलती होती है, इंसान से भी गलती होती है, अगर इंसान है तो गलती तो होगी है, लेकिन गलती को हम लोग सुधारते हैं। तो चलो, बोर्ड वाले को कोई ट्वीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को थोड़ी बता दिया। तो देखो अगर यहाँ पे अगर बड़ा वो रहेगा, बड़ा वो रहेगा यहाँ पे, तो आप ये भी ऑप्शन सही होगा, तो आप ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा पहला और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम पहला और चौथा पे क्या करेंगे बड़े भाई, आंसर सही कर देंगे, ठीक है? चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम पहुंच चुके हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां, ये बड़ा कर्सर भी क्या बोलूं मैं, देखो 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां कहाँ गया, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को हम खाली स्थान क्या कहते हैं? ठीक है, जो अपने पृथ्वी भूपट्टी के प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं तत्व यौगिक को क्या कहते हैं? तो ले डायरेक्ट ही बता दूंगा, क्या कहते हैं भाई, खनिज कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ठीक है? आईएएस के भी उसी में आता है, लेकिन मैं चलो आईएएस में हमारे एल्युमिनियम वगैरह आता है, ठीक है, और खनिज में अब्रक वगैरह ये सब चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे अपना है, आ जाओ भाई आ जाओ, क्वेश्चन बच्चों को जल्दी बढ़ाओ, जल्दी जल्दी कराओ। चलो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर है, दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। दांतों में क्षय, क्षय मीन्स क्या? चलो क्षय मीन्स हरा पड़ना, अरे नहीं, क्षय का मीन्स होता है नष्ट होना, गलना, धीरे धीरे इसकी परत उड़ना, इसे हम कहते हैं क्षय। अब दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? जब हमारे मुंह में अम्लीय होने लगता है, लार होते हैं, उसकी पीएच मान 7.5 नहीं सॉरी 5.5 से कम होने लगता है। क्या होता है, हमारे मुंह में जो लार बनती है उसकी एनिमल, इससे 5.5 हो गया, एनिमल धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, दांतों में क्षय लगना शुरू हो जाएगी। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, इनमें से कोई, देखो 5.5 से जब कम होने लगेगा बड़े भाई, जब कम होने लगेगा तो दांतों में क्षय लगना प्रारंभ हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो चले 12वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है? 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिकथन। ये में दिया हुआ है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ गुरुजी, मानता हूं विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन तर्क में दिया है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। देखो मैं क्या कहूं ये सब पता है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर 10th वाले को पूछ ही दिए, इनकी भी दिमाग बढ़ ही जाए, सोचने की क्षमता ही जाए, कोई बात नहीं, ठीक? चलो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल यानी Zn प्लस
H2SO4, ठीक, जिंक, और इधर हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये क्या कहता है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है बड़े भाई, अभिक्रिया करके बना रहा है जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट ले ZnSO4 प्लस H2, नहीं लिख रहा होगा कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ समझो, H2, ठीक है। ये अभिक्रिया करके ये बनाया, ठीक, और H2 गैस को इन लोगों ने अलग कर दिया, ठीक। अब समझो कि क्या कर रहा, तर्क में कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड, मतलब ये होगा तो ये, और यही होगा तभी ये देखो तो तर्क में देखो, दोनों अभिकथन तथा तर्क सही हैं, तथा तर्क अभिकथन का, तर्क जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। बी में है अभिकथन 1 तथा तर्क 2, मतलब पहला दूसरा दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है देखो ऐसे फंसा देते हैं बच्चों को, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कुछ, मैं जानता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेरे भी भेजे में कभी नहीं आता, लेकिन चलो कोई तीसरा है अभिकथन 1 और 1 सही है परंतु 2 गलत है, दूसरा अभिकथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पष्टीकरण नहीं है तब, ठीक है। बाकी होता तो है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। चलो 13 हो गया, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित मतलब क्या बड़े भाई, मैं जा रहा हूँ एकदम बारात में, मैं जा रहा हूँ किसी की शादी में, कपड़े पहने, 3 पीस पहने, कोट जैकेट पहने, लेकिन मैं स्पष्ट कब होऊंगा, मैं संतुष्ट कब होऊंगा, परफ्यूम लगा लूंगा जब मैं परफ्यूम लगा लूंगा लगेगा अरे हाँ मैं हूँ, कौन है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, परफ्यूम हमारे दिमाग के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या करना है, इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे कहते हैं, देखो ये जो अपना एरो है ना, एरो, ठीक, एरो जो है, एरो के बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उनके अणु बराबर होने चाहिए, परमाणु बराबर होना चाहिए ठीक। तो देखो Na यहाँ पे कितना है, यहाँ इधर Na एक है, लेकिन यहाँ कितने, यहाँ भी एक है, ठीक है। यहाँ OH कितने हैं, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एक है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 है, मतलब कि यहाँ से एक क्या है बड़े भाई, एक ज्यादा है, हमने एक इधर ज्यादा लिख दिया, ठीक, एक हमने इधर ज्यादा लिख दिया। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब देखो यहाँ और क्या क्या ज्यादा रह गया, H यहाँ ज्यादा रह गया, N ठीक है उधर भी है, यहाँ देखो CH3 यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा रह गया, क्या हो गया, CH3 ज्यादा हो गया, और C डबल वो भी ज्यादा है, तो देखो C डबल वो इतना इधर ज्यादा है, इतना इधर ज्यादा है, इतना इधर यहाँ पे लिख देंगे भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें लिख देंगे CH3 C डबल OH, ये चीज इतना हमने लिख दिया। तो देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर में ये वाली यहाँ पे बैठा देंगे, तो इधर भी संतुलित और इधर भी संतुलित, तो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है CH3OH, मतलब कि ए देख भाई ये हो जाएगा राइट आंसर, CH3COOH यहाँ बैठा, दोनों संतुलित हो गया। अब क्या बोर्ड वाले नंबर खींच के देंगे भाई, एग्जाम जब कॉपी चेक करेगा नंबर क्यों नहीं देगा, मैं सही बनाऊंगा तो नंबर देगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समीकरण संतुलित कैसे करते हैं अगर थोड़ी डिटेल में समझना है तो लो देखो आई बटन पे लिंक आ रही है, आप वहां से जाके समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं देख सकते हैं, लेकिन हाँ ये वीडियो खत्म कर लो तब, तो वो देख लो फिर आके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कौन सी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जरा गौर से समझने की आप सबको को जरूरत है बड़े भाई, मैं भी जरा आ ही गया डिस्प्ले के आंखों को सामने धड़ाधड़ देखो। देखो 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है ऑप्शन ये हंस जाता हूं मैं, पता क्यों हंसता हूं, क्योंकि बोर्ड वाले सोचते हैं कि इस बार बच्चे को नंबर नहीं लाने दो क्या अगली बार परसेंटेज बढ़ गई थी पासिंग का, तो इस बार सोच रहे घटाए, तो एकदम फंसाए लो बच्चे, कोई नहीं। चलो नशा द्वार कंठ
ग्रेसनी, श्वास नली, फेफड़े, ठीक है ये देख लो, क्वेश्चन पढ़ो। कंठ, नसा द्वार, ग्रेसनी, फेफड़े, नसा द्वार, नसा द्वार, ठीक है नसा द्वार, ग्रेसनी ठीक है, ग्रेसनी ठीक है, कंठ ठीक है, श्वास नली ठीक है। देखो अरे ले ले और ले, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो चौदह कौन सा, चौदहवा का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है अपना 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है तो समझो, इसमें भी वही तर्क वाला बात हो गई। कह रहा है निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो आपको दी गई है उसमें से सही विकल्प कौन सा, उसकी चयन करिए और बस ऑप्शन नंबर पे आप राइट आंसर लिखिए और बस 1 नंबर लीजिए, ठीक है। देखो कथन में दिया हुआ है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है सर जी। पिता के क्रोमोसोम से बच्चे का निर्धारण होता है, क्योंकि हमें भी पता है लेकिन कारण भी दे दिया है। कारण क्या दिया है, कारण है मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है सर जी। आपने ही तो सारा चीज बता दिया, जो मैंने सोचा वो आपने बता दिया कि क्रोमोसोम पिता के जो प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। जैसे एक एक्स और वाई पाया जाता है, अगर एक्स आया तो बेटी होगा, वाई हुआ तो बेटा होगा। तो यही कह रहा है कि मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। देखो दोनों सही है, दोनों जो इसने कहा दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखो अगर हमारा, मैंने कहा पहले छाटो, नहीं समझ पहले छाटो, अगर पहले मिल जाए तो आगे क्या पढ़ के करेंगे यार, क्या करेंगे। बस अगर मुझे तो ऑप्शन पता ही चल गया, सही पता है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। चलो ऑप्शन ये, ठीक है। देखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं कि मैं धड़ाधड़ बता रहा हूँ तो आप लोग भी धड़ाधड़ देख के पास करते जाओ, ठीक है। देखो समझो, कोई नहीं। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी, विद्युत आवेग मतलब की कोशिका, ठीक है। इधर कौन से दी हुई है, इधर ये बी सी डी, अरे लो देखो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी देखो इधर किधर जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क है, नहीं भाई ये सही नहीं हो सकता। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के अपचयन का नियमन करता है, ठीक है ये वाली, ठीक है ये करेक्ट होगा। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी मुझे बड़ा ही मजा आता है। देखो निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। ले भाई ये क्या है, अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, आखिर दिया हुआ है जो चित्र ये क्या है, ये क्या है बड़े भाई, ये अपना बीज है रे, जिससे अंकुरित होता है। आपने देखा होगा चने या किसी को अंकुरित होते देखा, ये बीज का है, ये देखो बीज है ये, इसी को इसने क्या किया है, खोल दिया है भाई। ये बीज है, क्या है, बीज है। जैसे कोई बीज को हम इसको छिलका का परत उठाते हैं फिर खोलते हैं, देखते हैं दोनों साइड कैसे हो जाता है, ये है। इसके बीच में जैसे अंकुरित हुआ होता है निकलता है, ये है यही चीज यहाँ पे, ये ठीक। चलो ये क्या है, बीज का है खुला हुआ भाग, इसकी ये चित्र है, ठीक। तो देखो ये नंबर यहाँ है, ये ए वाला है, ये है बी, ये सी। थोड़ी सी इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ी इरेज कर, देखो यार इतनी मेहनत करता हूँ, कोई बात नहीं, इसी के लिए करते हैं। ये देखो ये नंबर यहाँ है बी और ये सी पत्ते जैसा दिख रहा है वो, ठीक है। तो देखो ये में हम इसको कहते हैं मेरे भाई, ये कहते हैं प्रांकुर, इसको हम कहते हैं ऊपर वाले को क्या कहते हैं, प्रांकुर। और ये जो अपना बी है, ये जो पत्ते जैसे आपको दिख रही है, इसका नाम है बीज पत्र। क्या है, बीज पत्र। और ये जो लास्ट का आपको ये दिख रहा है नीचे वाले भाग इसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं, मूलांकुर, ठीक है। देखो अब देखते हैं तीनों किस में है, ये में बीज पत्र नहीं, मूलांकुर ये नहीं, ठीक है। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। 19वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति से परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि
अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, ले ले ले, ये भी सही है। ले ये देख, अलैंगिक जनन में एक ही, देखो नर युग्मक मादा युग्मक आप सुने होंगे, तो उसमें कोई जो अलैंगिक जनन है उसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जनक एक भाग लेते हैं। ठीक है भाई, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक शामिल नहीं होता, एक ही कोई हो जाता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, लैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा है, लैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, सही सही सही, ऑप्शन नंबर एक और तीन। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर 20 में क्या, एक आहार श्रृंखला में तीसरे कोशीय स्तर पर हमेशा कौन होता है? एक हमारा पेड़ पौधा हो गया, अपना पेड़ पौधा हो गया, इसको खाते हैं कौन, इसको खाते हैं वैसे हो गए बकरी भेड़ वगैरह ये सब, फिर खाते हैं उसको बाघ चीता मांस। देखो मांसाहारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, मांसाहारी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलो यहाँ पे आप देख लो, ये वर्णनात्मक प्रश्न जो भी है ये हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आप सभी को। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को बनाऊं तो आप लोग कमेंट में ये चीज जरूर लिखें कि सर इसका भाग 2 आप लेके जरूर आए, बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, बताऊंगा भी। ठीक है, और यहाँ से आप सभी का मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इससे कई क्वेश्चन आ जाएंगे, कई क्वेश्चन यार, कई क्वेश्चन, बस आप लोग समझ गए इतने ही काफी, से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख लेना। देख नहीं आएगा तो आके उसी वीडियो पे कमेंट करना, कह रहे सर जी आपके बताए हुए से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आप झूठे हो। ठीक है, मैं मानूंगा कि मैं झूठा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ईमानदारी से पढ़ते रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय।